गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे मुद्रास्फीति के उपायों के बारे में, या वो टूल्स जिनका उपयोग करके एक देश का केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। वास्तव में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के क्रम में एक देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो देश में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने का मतलब है कि लोगों के पास जो पैसा है और जिस पैसे को लोग जो खर्च कर रहे हैं उस खर्च को नियंत्रित किया जाए या खर्च को नियंत्रण में लाया जाए। तो एक देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो मुद्रास्फीति के उपायों के अंतर्गत ये सभी उपाय अपनाता है। इन सभी उपायों को अपनाने के क्रम में वो मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो खर्चे हैं उनको नियंत्रित किया जाता है। तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं रेपो रेट के बारे में और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। आज हम बैंक रेट, एमएसएफ, एसएलआर और सीआरआर के बारे में भी बात करेंगे। अक्सर होता क्या है कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं कि बैंक रेट और रेपो रेट में क्या अंतर है। बैंक रेट और रेपो रेट में क्या अंतर है? एक्चुअल में बैंक रेट और रेपो रेट में समय का अंतर है। केंद्रीय बैंक अपने से नीचे के स्तर के वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, ठीक है, इनको ऋण प्रदान करता है। अगर ये उधार दीर्घकालीन है तो हम बात करेंगे बैंक रेट की, और अगर ये उधार अल्पकालीन है तो हम बात करेंगे रेपो रेट की। होता क्या है कि जब वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए उधार चाहिए होता है तो केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक से जो ब्याज दर वसूल करते हैं वह ब्याज दर क्या कहलाती है? बैंक रेट कहलाती है। इसी तरीके से जब वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंकों से अल्पकालीन समय के लिए या छोटी अवधि के लिए ऋण लेते हैं और उस ऋण पर जो ब्याज लिया जाता है वह ब्याज की दर क्या कहलाती है? रेपो रेट कहलाती है। दीर्घकालीन ऋणों के लिए जो ब्याज दर चुकाई जा रही है वह बैंक रेट है। अल्पकालीन ऋणों के लिए जो ब्याज दर चुकाई जा रही है वो रेपो रेट है। एक अंतर और है दोनों में कि बैंक रेट या दीर्घकालीन ऋणों पर वाणिज्यिक बैंक को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिभूति या सिक्योरिटीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, जबकि अल्पकालीन ऋणों के लिए वाणिज्यिक बैंक को केंद्रीय बैंक के पास प्रतिभूति गिरवी रखनी पड़ती है। और किस प्रकार की प्रतिभूतियों को मॉर्गेज रखा जाता है? वो होती हैं सरकारी प्रतिभूतियां। तो अंदर समझ में आया आपको कि बैंक रेट और रेपो रेट दोनों ही केंद्रीय बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए उधार पर ली गई ब्याज दर है। अगर उधार दीर्घकालीन है तो ली गई ब्याज दर बैंक रेट कहलाएगी, और अगर अल्पकालीन उधार लिया गया है तो ली गई ब्याज दर रेपो रेट कहलाएगी। ये तो अंतर हुआ दोनों का, बैंक रेट का और रेपो रेट का। और हम बात कर चुके हैं पिछली क्लास में रिवर्स रेपो रेट की भी बात कर चुके हैं। यहाँ हमने बैंक रेट की भी बात कर ली और रेपो रेट की भी बात कर ली। अब मैं तीनों के ही द्वारा आपको ये बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार इनमें परिवर्तन करके एक देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम एक बैंक बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये एक बैंक है। इस बैंक में जमाएं आती हैं और यह बैंक उधार या ऋण प्रदान करता है। जब बैंक के पास जमाएं आती है तो बैंक को ब्याज देना पड़ता है, और जब बैंक उधार या ऋण देता है तो बैंक को ब्याज प्राप्त होता है।
बैंक जो ब्याज देता है उसकी तुलना में जो प्राप्त होने वाला ब्याज है वो हमेशा ही ज्यादा होता है, और यह जो ब्याज का अंतर है यही बैंक की क्या है, कमाई होती है, जिससे कि बैंक चलता है। ये बात आपको क्लियर होगी। अब जो बैंक होता है उसका काम ये होता है कि उसके पास जितनी भी जमाएं आए उसको वो जल्दी से जल्दी उधार में कन्वर्ट कर दे, वो उनको उधार दे दे। लेकिन एक देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, जो नीचे के सारे बैंकों पर कंट्रोल रखता है, उसने एक गाइडलाइन बना रखी है। गाइडलाइन के बजाय हम मैंडेटरी शब्द का यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, कि उन्होंने ये निर्देश गाइडलाइन या मैंडेटरी एक दिशा निर्देश प्रदान कर रखा है कि बैंकों के पास जितनी भी जमाएं आएंगी उसका कुछ प्रतिशत भाग बैंक को 2 प्रकार के भागों में विभक्त करके सुरक्षित रखना पड़ेगा। एक भाग होगा रिजर्व बैंक के पास और एक भाग होगा खुद बैंक के पास। रिजर्व बैंक के पास कुल जमाओं का जो एक निश्चित प्रतिशत भाग रखा जाएगा वो हमेशा कैश में रखा जाएगा, रुपए में रखा जाएगा, और कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग जो खुद बैंक अपने पास रखता है वह कैश के रूप में भी रख सकता है, स्वर्ण के रूप में भी रख सकता है, और चाहे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में भी रख सकता है। क्या बात समझ में आई कि बैंकों का काम ही यही होता है कि जितनी भी जमाएं आए उनको वो उधार में दे दे। जमाओं पर दिया गया ब्याज उधार पर प्राप्त ब्याज की तुलना में कम होता है, प्राप्त ब्याज ज्यादा होता है, यही बैंकों की कमाई होती है। बैंकों को अपने पास आई सभी जमाओं को उधार देने का अधिकार नहीं होता है, बल्कि बैंक को जमाओं का कुछ प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, कुछ प्रतिशत भाग स्वयं के पास रखना पड़ता है। खुद के पास जो रखता है बैंक वह उसको उधार नहीं दे सकता, ठीक है, और जो रिजर्व बैंक के पास रखा है वो तो उधार वैसे भी नहीं जाएगा। रिजर्व बैंक के पास हमेशा जो निश्चित भाग रखा जाएगा वो कैश में रखा जाएगा, और जो खुद बैंक अपने पास रखेगा वो कैश में भी हो सकता है, स्वर्ण में भी हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी जीसेक के रूप में भी हो सकता है। अब बैंक ने जो रिजर्व बैंक के पास निश्चित भाग रखा उसे हम बोलेंगे नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो या CRR। इसी तरीके से बैंक ने खुद के पास जो रखा है उसे बोलेंगे वैधानिक तरलता अनुपात या SLR। आई बात समझ में? इस प्रकार बैंक को कुछ गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है जो केंद्रीय बैंक उनको कहते हैं। तो CRR का मतलब ये हुआ कि बैंक को अपने कुल जमाओं का निश्चित प्रतिशत भाग कैश रूप में केंद्रीय बैंक के पास या रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, जिसे CRR कहते हैं। इसी तरीके से बैंक को अपनी कुल जमाओं का निश्चित प्रतिशत भाग खुद के पास सदैव रखना होता है, जिसे वो उधार नहीं दे सकता है। ये कहलाता है वैधानिक तरलता अनुपात। तो अब हम यहाँ पर CRR समझ चुके हैं, SLR समझ चुके हैं, रेपो रेट हम समझ चुके हैं, रिवर्स रेपो रेट मैंने आपको बता दी थी, बैंक रेट की आज हमने चर्चा कर ली है। अब हमारे पास रह गया है MSF। MSF क्या होता है? ये होता है सीमांत गतिरोध स्थायी सुविधा या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या होता है इसको भी हम अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, छठी जो टर्म है वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या MSF। ये 2011-12 में शुरू की गई है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत यह होता है कि एक देश का जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को ऋण देगा, वह भी अति अल्पकालीन,
अति अल्पकालीन का मतलब है एक दिन का ऋण देगा और इस पर वह उससे ब्याज दर वसूल करेगा। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक तो पहले ही रेपो रेट के तहत अल्पकालीन ऋण प्रदान कर रहा है, तो ये देने की जरूरत कहाँ से आ गई? तो इसका सीधा सा हल ये है कि जो मैंने आपको बताया था कि जब बैंक केंद्रीय बैंक से कमर्शियल बैंक लघु अवधि का ऋण लेता है तो उस पर ली गई दर ब्याज दर कहलाती है। लेकिन यहाँ पर कमर्शियल बैंक को केंद्रीय बैंक को गिरवी के रूप में कुछ रखना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी बैंकों की स्थिति ये आ जाती है कि उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता, उन्हें छोटे टाइम के लिए ऋण भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो कमर्शियल बैंक है वो अपने SLR कोटे से कुछ G-Sec निकाल कर उनके आधार पर इनसे ऋण लेता है। ये ऋण की सुविधा कहलाती है सीमांत गतिरोध स्थायी सुविधा। अब बच्चों, अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार, एक मैं आपको समराइज करने वाली हूँ कि किस प्रकार ये छाओं की छाओं टर्म मुद्रास्फीति को रोकने में सहयोग देती है। देखिए, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार एक केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार में, कैसे व्यवहार में, मौद्रिक व्यवहार में परिवर्तन लाकर उधार कोष में परिवर्तन करके जनता को दिए जाने वाले ऋणों में परिवर्तन करके मांग में वृद्धि को रोक के कीमत वृद्धि को रोक देगा। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं वाणिज्यिक बैंकों की। वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं कि उनके पास उधार देने के लिए कोष होता है जो जनता को ऋण के रूप में दिया जाता है। उधार देने का कोष इसलिए होता है क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा आती है और वाणिज्यिक बैंक उधार देते हैं। लेकिन वाणिज्यिक बैंक सभी प्रकार की जमाओं को उधार के रूप में नहीं दे सकते, बल्कि उनको इस पैसे में से कुछ हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास CRR के रूप में और स्वयं के पास SLR के रूप में रखना होता है। जो शेष बचता है उसको उधार दे दिया जाता है और जो जनता को ऋण दिया जाता है उधार कोष से, उस पर वाणिज्यिक बैंक भी कुछ ब्याज दर वसूल करता है। ठीक है, अब होगा क्या? अगर बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति आ रही है, कीमतों में वृद्धि हो रही है, तो सबसे पहले ये जो मांग है उस मांग को कम करने के प्रयास किए जाएंगे। मांग को कम करने के प्रयास के तहत सबसे पहले जनता की उस मांग को कम किया जाएगा जो जनता बैंकों से उधार ले लेके, ऋण ले लेके कर रही है। कैसे? जनता खर्चा करती है बैंकों से ऋण लेके। कैसे कैसे करती है? मकान के लिए ऋण ले लिया, वाहन के लिए ऋण ले लिया, फ्रिज के लिए ऋण ले लिया, किसी भी प्रकार के पर्सनल लोन ले लिया खर्चों के लिए। तो सबसे पहले जनता की मांग को कम किया जाए ताकि कीमतें कम हो, और मांग को कम करने के लिए जो दिए जाने वाले ऋण हैं इनको कम किया जाए। तो ये जो दिए जाने वाले ऋण कब होंगे कम? जब ब्याज दर बढ़ जाए या उधार योग्य कोष कम हो जाए, तभी तो होगा। मान लीजिए बैंकों के पास उधार देने के कोष ही कम हो गए हैं तो जनता को ऋण कम मिलेगा। जनता को ऋण कम मिलेगा तो जनता जो ऋणों से खर्चा करती है वो खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो कीमत वृद्धि थोड़ी रुकना शुरू हो जाएगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो वाणिज्यिक बैंक है जो जनता को उधार देता है, ऋण देता है, उसकी ब्याज दर को बढ़ा दे। ब्याज दर बढ़ जाएगी तो जनता उधार कम लेगी, उधार कम लेगी तो जो उधार के कारण मांग बढ़ती है वो मांग कम हो जाएगी, मांग कम होने के कारण कीमतें भी कम होने लगेगी। तो जो मेन अटैक करना है केंद्रीय बैंक को मौद्रिक नीति के थ्रू, वो किस पे करना है? उधार योग्य कोष पे करना है, ताकि ये उधार योग्य कोष या तो कम हो जाए या ऐसा अटैक करना है कि ये जो बैंक है वो ब्याज दरों को बढ़ा दे। तो इसके लिए सबसे पहला उपाय किया जाता है CRR। CRR मैं आपको बता चुकी हूँ। वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास कैश में रखना पड़ता है जो कि CRR कहलाता है। अगर केंद्रीय बैंक CRR की मात्रा बढ़ा देगा तो वाणिज्यिक बैंक को अपनी जमाओं का ज्यादा हिस्सा
हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ेगा। जब जमाओं का ज्यादा हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास चला जाएगा तो उधार योग्य कोष क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उधार योग्य कम कोष हो जाएंगे तो जनता को ऋण कम मिलेगा, या उधार योग्य कोष कम होने के कारण हो सकता है कि केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ा दे कि उसके पास उधार देने के लिए जनता को ज्यादा पैसा है नहीं और जनता ज्यादा डिमांड कर रही है ऋणों की, तो ब्याज दर बढ़ाकर भी जनता को ऋण कम कर देगा। ऋण कम करने से मांग कम हो जाएगी, कीमत वृद्धि रुक जाएगी। दूसरा तरीका, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जो एसएलआर के रूप में कैश, जीसैक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या स्वर्ण रखने को कहता है, उसकी मात्रा को भी बढ़ा सकता है। अगर एसएलआर की मात्रा बढ़ा दी जाएगी तो वही सेम इफेक्ट आएगा कि उधार योग्य कोष कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पैसा उधार दिया जा रहा है उसका कुछ हिस्सा वापस यहाँ एसएलआर में आ जाएगा, सेम इफेक्ट उत्पन्न होंगे। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि बैंक रेपो रेट को बढ़ा दे। रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा कि जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक से उधार मिलता है, उस उधार पे जो ब्याज अदा करता है वाणिज्यिक बैंक, दैट इज रेपो रेट, वो ज्यादा हो जाएगी। तो केंद्रीय बैंक से वाणिज्यिक बैंकों को उधार कम मिलेगा, कैश कम मिलेगा, तो उधार योग्य कोष जिनमें पहले केंद्रीय बैंक से मिलने वाले कैश की राशि भी शामिल थी वो कम हो जाएगी। उधार कोष कम होने के कारण सेम प्रोसेस वहीं पे शुरू हो जाएगा। थर्ड हो सकता है बैंक रेट। अगर बैंक रेट में भी वृद्धि कर दी जाए तो उससे क्या होगा, बैंक रेट में वृद्धि करने का भी वही सेम प्रोसेस है, ये दीर्घ अवधि के ऋण है। यहाँ पर भी बैंक रेट में वृद्धि करने से वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घ अवधि के ऋण महंगे मिलेंगे केंद्रीय बैंक से, उधार योग्य कोष कम हो जाएंगे, सेम प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और जो आपका एक है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसमें अगर वृद्धि कर दी जाएगी तो इसका मतलब ये है कि अब वाणिज्यिक बैंकों को अपना पैसा केंद्रीय बैंक के पास रखना ज्यादा लाभप्रद लगेगा, तो वे अपना पैसा केंद्रीय बैंक के पास रखना शुरू कर देंगे जहां उनको ज्यादा ब्याज दर मिलेगी। ज्यादा ब्याज दर मिलने का कारण है कि यहाँ से कैश उठ के यहाँ चला जाएगा तो यहाँ कम रह जाएगा, यहाँ कम रह जाएगा तो जनता को ऋण कम मिलेंगे, उधार योग्य कोष जो है वो कम हो जाएंगे, मांग कम हो जाएगी, कीमत वृद्धि कम हो जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस में हमको क्या समझ में आया कि वाणिज्यिक बैंकों से जो लोगों को ऋण मिलता है, जिससे लोग खर्चा करते हैं, मांग बढ़ाते हैं, कीमत बढ़ाते हैं, उस उधार योग्य कोष को ही कम कर दिया जाए। उसको कोष को कम करने के ये सारे तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ हमको ये समझ में आया कि अगर मुद्रास्फीति को कम करना है, कीमतों को कम करना है, तो लोगों को खर्च करने से रोका जाए, लोगों को खर्च करने से रोका जाए। खर्च करने से रोकने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, जहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ एक तरीका यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो बैंकों से लोगों को ऋण मिलता है, बैंकों से लोगों को या सरकार को या वित्तीय संस्थाओं को जो पैसा मिलता है, उस पैसे की मात्रा को कम कर दिया जाए ताकि डिमांड में कमी हो, और डिमांड डिक्रीज होने के कारण जो आपका प्राइस लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाए। हालांकि खर्च करने से, खर्च को रोकने के अलावा बहुत सारे तरीके हैं कीमत स्तर को नीचे लाने के, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने मुद्रास्फीति के उपाय पढ़ लिए जो कि मौद्रिक उपाय हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं राजकोषीय उपायों को। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय क्या होते हैं? राजा कौन है? सरकार। और सरकार के पास जो पैसा है वो क्या है? उसका कोष है। तो सरकार अपने कोष को लेकर जो उपाय करती है उसे हम राजकोषीय उपाय कहते हैं। सरकार कीमतों को कम करने के लिए क्या कर सकती है? कई उपाय अपना सकती है। नंबर 1 उपाय है करों में वृद्धि कर सकती है, ठीक है। नंबर 2 सरकारी व्यय कम कर सकती है। तीसरा उत्पादन को प्रोत्साहन दे सकती है, ठीक है। तो क्या है? देखिए,
राजकोषीय उपायों के अंतर्गत सरकार जो उपाय करती है वो कहलाते हैं राजकोषीय उपाय। तो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सबसे पहले सरकार नागरिकों के लिए करों में वृद्धि कर देगी। करों में वृद्धि करने से जो नागरिक खर्चे करते थे उनका जो खर्चा है वो करों में बदल जाएगा, सरकार के पास चला जाएगा करों के रूप में, इसलिए उनसे मांग कम हो जाएगी। मांग कम होने के कारण क्या होगा, कीमतें कम आने लगेगी। सरकार जो अपने खर्चे करती है उनको भी वो कम कर सकती है। किस प्रकार खर्चे करती है सरकार? स्पेशली सरकार निर्माण कार्यों में खर्च करती है, ठीक है, लोक कल्याण कार्यों में खर्च करती है, ठीक है, सब्सिडी दे देती है जनता को, यहाँ हम उत्पादन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, छात्रवृत्ति दे देती है, वृद्धावस्था पेंशन दे देती है। तो इन सभी प्रकार के जो पेमेंट्स करने से लोग क्या करते हैं, डिमांड बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो मुद्रास्फीति को कम करने का मेन पर्पस ही क्या है कि डिमांड को कम किया जाए। तो डिमांड तो तब कम होगी जब लोगों के पास पैसा कम होगा, तो सरकारी व्यय में भी कमी कर दी जाती है। तीसरा उपाय है कि सरकार ये कोशिश करती है कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, उत्पादन को बढ़ाया जाए। उत्पादन को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए वो बहुत सारे काम कर सकती है। उत्पादन इकाइयों को कई तरह के अनुदान दे सकती है, उनको सब्सिडी दे सकती है। तो ऐसे करने पर क्या होगा, एक तरफ करों में वृद्धि और सरकारी व्यय में कमी करने से मांग में कमी आएगी, दूसरी तरफ उत्पादन में वृद्धि होगी, जिसे हम बोल सकते हैं कि पूर्ति में वृद्धि होगी। पूर्ति बढ़ेगी, मांग कम होगी, तो कीमत स्तर क्या हो जाएगा, नीचे आने लगेगा। तो क्या समझ में आया कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के राजकोषीय उपाय हैं, मौद्रिक उपाय हैं। मौद्रिक उपायों को केंद्र सरकार के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, राजकोषीय उपायों को सरकार के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। दोनों का अल्टीमेटली पॉइंट क्या होता है कि मांग में कमी करी जाए। जब मांग में कमी होगी तो कीमत स्तर अपने आप ही कम हो जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अब अगले टॉपिक में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है स्फीतिकारी अंतराल।